बात करेंगे प्रमुख खबरों की। मध्य प्रदेश के देवास से खबर मिल रही है, जहां देवास में मोती बंगला के झुग्गी में आग लग गई है। भीषण आग लगी है झुग्गी बस्ती में। बताया जा रहा है इस इलाके में, इस झुग्गी बस्ती में करीब 30 से अधिक परिवार रहते हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसे फायर कर्मियों की टीम फिलहाल बुझाने का काम कर रही है। इस आग लगने की जानकारी तुरंत फायर कर्मचारियों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची है, आग बुझाने का प्रयास कर रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के देवास से आपको बता रहे हैं, जहां आग लगी है। अरविंद चौक से हमारे संवाददाता का रुख करेंगे, देवास से हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, कैसे आग लगी और अभी क्या स्थिति है? आग पर काबू पा लिया गया है? कितना नुकसान हुआ है? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो आग लगी है दोपहर में लगी थी। ये जो झुग्गी बस्ती है, यहाँ पर आग लगी है। करीब आधा घंटे तक यहाँ पर आग लगी रही। नगर निगम की दमकल की 3 से 4 दमकल की गाड़ियां आए, और वहां हम बात करें जो गैस की टंकियां रखी थी, गैस की टंकी के इतने खतरनाक, इतने वो धमाके हुए तो आसपास का सब जो बिल्डिंग है वो भी कांप गई थी। हम बात करें इस झुग्गी बस्ती में पहले भी आग लग चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। 60 सर्किट से कहने से, इनका आसपास के जिनके घर में आग लगी उनका कहना है 60 सर्किट होने से आग लगी है। और हम बात करें तो यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कई झोपड़ियां जल गई हैं, झुग्गियां जल गई हैं। और जो हम बात करें, जो बच्चे थे, जो परिवार वाले थे, वो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, वो सुरक्षित हैं। सिर्फ हम बात करें आग से, जो झुग्गी बस्तियां हैं और के आसपास जो 15-20 झुग्गियां हैं उनमें आग लगी है, जिनके अंदर खाने पीने, बैठने उठने का टीवी वगैरह जो लगी थी, गैस की टंकियां थी, चूल्हा थे, किसी की बाइक भी थी, किसी की साइकिल भी थी। ये तमाम चीजें जलकर खाक हो गई हैं। और नगर निगम की दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये बता दें कि जो मोती बंगला क्षेत्र में आग लगी है, जो आसपास जिनके घर में बोरिंग लगी थी, उन्होंने भी अपनी बोरवेल के पाइपों से आसपास के जो रहवासी, उन्होंने भी आग बुझाने में काफी सहायता की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर राजनांदगांव में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और आईटीबीपी की टीम ने सीता गांव क्षेत्र में नक्सलियों को सामान सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अश्वंत अंधिया पर नक्सलियों के बड़े नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह सामान सप्लाई करने के आरोप है। अश्वंत अंधिया नक्सलियों के सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं बिलासपुर में तारबहार पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि हनुमान मंदिर के पास 4 बाहरी लोग मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्धों की घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों से 6,970 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1,21,000 रुपए है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खबर खंडवा से है, जहां खालवा के आशापुर बैतुल मार्ग पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इन चारों आरोपियों को चमगादड़ और धावड़ी गों के अवैध परिवहन करने के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये सभी तांत्रिक क्रियाओं के लिए चमगादड़ की अवैध तस्करी किया करते थे और आरोपी इन्हें तांत्रिकों को बेचने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही वन विभाग के हाथ ये आरोपी लग गए। फिलहाल वन विभाग की टीम ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इधर जबलपुर में देर रात एक वकील के घर बदमाशों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक बदमाश को पेट्रोल बम फेंकते देखा जा सकता है। हालांकि पेट्रोल बम फेंकते समय बदमाश खुद आग की चपेट में आ जाता है और मौके से फरार हो जाता है। वकील मौसम वाजपेयी ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।
इंदौर के तृतीय मोटर दावा दुर्घटना अभिकरण द्वारा इनकम टैक्स के हिसाब से दुर्घटना में हुई मौत के मामले में एक निजी कंपनी में कर्मचारी की मौत पर इंश्योरेंस कंपनी को 54,28,000 रुपए का क्लेम परिजनों को देने के आदेश दिए गए हैं। साल 2020 में शिप्रा थाना क्षेत्र के जिला देवास बाईपास पर एक बाइक सवार निर्मल को टवेरा गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई थी। उपचार के दौरान निर्मल की मृत्यु हो गई थी। निर्मल के परिवार ने इसके बाद न्यायालय की शरण ली, जिस पर अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल द्वारा न्यायालय में 2020 में दावा दर्ज किया गया था। अब 4 साल बाद न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 54,28,000 रुपये मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उक्त राशि पर 6% ब्याज भी कंपनी को देने के आदेश दिए गए हैं। मृतक की इनकम 3,53,000 रुपये प्रतिवर्ष मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा यह जजमेंट दिया गया। इसमें मृतक की पत्नी और उनके दोनों बच्चों को आश्रित पाया गया है और उसको में सभी पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा यह न्याय दृष्टांत दिया गया है। यह 54,28,000 रुपये का जजमेंट दिया है। साथ ही इसमें 6% की दर से ब्याज भी दिया गया है। कोरोना के पीरियड को छोड़ के अपन बात करें तो उसके बाद में न्यायालय ने बड़ी ही तत्परता दिखाते हुए प्रकरण में न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छत्तीसगढ़ के 18 जगहों पर रेड की है। शराब घोटाला मामले को लेकर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, अंबिकापुर, रामानुजगंज, सिरमिरी सहित 18 जगहों पर दबिश दी गई। आपको बता दें, प्रदेश के इन 18 अलग अलग जगहों पर टीम ने दबिश दी है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर टीम ने दबिश दी है। एक तस्वीर रायपुर की है और दूसरी तस्वीर बिलासपुर की। खुर्सीपार में पप्पू बंसल के घर और नेहरू नगर के विजय भाटिया के घर पर कार्रवाई हुई है, तो वहीं बिलासपुर में अतुल सिन्हा के सीए संजय मिश्रा के घर पर रेड पड़ी। अतुल सिन्हा शराब कारोबारी हैं। मुरैना में शादी के बहाने लाई गई महिला की मानव तस्करी के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला को अगवा कर उसे राजस्थान लेकर जाने की फिराक में थे। आरोपियों की पोल तब खुली जब एसएसटी चेक पॉइंट पर पहुंचने पर महिला ने चीख चीख कर गुहार लगाई। घटना के बाद एसएसटी दल ने पुलिस को जानकारी दी। करीब 15-16 दिन पहले अमोला थाना निवासी शिवपुरी के कुछ आरोपी गण इसको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लेके आए थे। 10-15 दिन इन्होंने वहां अपने गांव में इसको रखा। उसके बाद ये कल उसको लेके राजस्थान जा रहे थे। जहाँ हाईवे पे चेकिंग के दौरान हमने वो वाहन रोका तो उसमें से एक युवती चिल्लाई, उसने सारी बात हमें बताई। फिर हमने उस सब चीज़ों को वेरीफाई किया। उसके बाद अपराध 370 आईपीसी का पाया जाने से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके, जिसमें 3 महिला 3 पुरुष है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेआर पे भेजा जा चुका। बलरामपुर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों ने इंजीनियर पर ठेकेदार के साथ मिलकर सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के चलते सड़क जर्जर है, जिससे हुई दुर्घटना में कई लोगों ने जान गंवाई है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी के ईई को हटाने की मांग भी की है। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
सागर जिले में मामूली विवाद पर किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ट्रेन के सफर के दौरान नाबालिग किशोर का कुछ बदमाशों से विवाद हो गया। इस दौरान एक आरोपी नशे की हालत में था, जिसने नाबालिग के पेट में चाकू से वार कर दिया। इसके चलते नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लोगों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है। मकरोनिया को सूचना मिली है, जिसमें बताया गया है कि 15 से 17 साल का एक बच्चा है, जिसकी डेड बॉडी मिली थी मकरोनिया स्टेशन के बाहर। पूछताछ में पता चला है कि बच्चा है वो अपनी नानी के घर से यहाँ पे आ रहा था ट्रेन से, और उसका एक युवक से विवाद हुआ था, जिसमें युवक ने उसके साथ चाकूबाजी करी है और संदेही को पकड़ा गया है और संदेही से भी पूछताछ की जा रही है। बालाघाट के पारसवाड़ा क्षेत्र में ओले बरसने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की सब्जी की फसलों को मुख्य रूप से नुकसान हुआ है। बारिश के दौरान काफी बड़े बड़े साइज के ओले बरसे, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई। हालांकि इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मधु भगत प्रभावित किसानों से मुलाकात करने पहुंचे और गांव वालों का हाल जाना। इस दौरान विधायक ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कल के जो ओलावृष्टि और तूफान से जो नुकसान हुआ उसके प्रति एसडीएम सर और तहसीलदार सर के द्वारा निर्देश दिया गया कि वस्तु स्थिति की जांच करते हुए जो भी शासन के गाइडलाइन के अनुसार जो भी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रकरण तैयार करने के लिए निर्देश किए थे। सुबह से ही हम लोग यहाँ पे मौके पे उपस्थित हुए हैं और जो भी किसान या हितग्राही हैं जिनका नुकसान हुआ है उनका सभी का शासन के गाइडलाइन के अनुसार जाँच के हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हम आप लोगों से, शासन से, माननीय विधायक महोदय जी से हम यह चाहते हैं कि प्रति एकड़ में इस प्रकार की खेती करने में लागत हमें कम से कम 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ एवरेज हमें आता है सिर्फ खर्च में। और जिस जगह में हम खड़े हैं यहाँ पे कम से कम 10 एकड़ में सब्जी लगी हुई है, जो पूरा 100% ओले वृष्टि से बर्बाद हो चुका है। मैं किसान होने के नाते और हमारे सभी किसान भाइयों के तरफ से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि 100% हमारे इस खर्च को देखते हुए पूरा मुआवजा इसका देना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे जो कल शाम को ओला वाला जो बहुत तेजी के साथ तूफान के साथ करीब 100 200 एक पाव के ऐसे ओले गिरे हुए हैं और कंटिन्यूटी में इतनी बेहताशा गिरे हैं कि बर्फ की चादर जैसे बिछा दिया। मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि जो किसान हैं जो इतनी मेहनत करके लगाते हैं, आज ये जिस प्रकार से दुखी हैं, तो ये बहुत एक आहत होने वाली बात है हम सभी के लिए। चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमें जिस प्रकार से अब चुनावी माहौल को छोड़ते हुए हमने पहले किसान को महत्व दिया और हमने देखा कि बहुत सारी बस्तियों से जब हम आए हैं तो गरीब आदिवासियों के छपड़े उड़े हुए हैं, खप्पर उड़े हुए हैं, टूटे फूटे हैं। मैंने पटवारी को और तहसीलदार जी को और एसडीएम जी को मैंने कल निर्देश दिए थे, तो आज सुबह से पटवारी लोग अपने पूरे फील्ड पे लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे इसका जो 100% का मुआवजा होता है गाइडलाइन के मुताबिक वो किसानों को दिया जाएगा। ग्वालियर लोकसभा सीट के लिए नामांकन की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया ग्वालियर कलेक्टोरेट में ही पूरी होगी। इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी देव श्रीमाली। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए कल से नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और यहाँ कलेक्ट्रेट में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अभी से सिक्योरिटी व्यवस्था भी कर ली गई है और तैनात कर दिए गए सिक्योरिटी के लिए जवान जो सशस्त्र मौजूद हैं। और इसके अलावा जो कल से नामांकन पत्रों को भरने का सिलसिला शुरू होगा और ये 19 तारीख तक चलेगा। हालांकि इसमें 13, 14 और 17 तारीख को अवकाश रहेगा और इसके बाद जो है 20 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। और जिस तरह के ये ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में यहीं जो है ये नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू होगा, उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्योंकि जो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जो प्रत्याशी आएंगे उनके साथ सिर्फ 5 लोगों को यहाँ आने की परमिशन दी जाएगी और नीचे कलेक्ट्रेट के नीचे
गेट पर ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ से सिर्फ 5 लोगों को अंदर आने दिया जाए और बाकी लोगों को नीचे ही रोक लिया जाएगा जो जुलूस के रूप में आएंगे। और इस तरह से कल से यहाँ नामांकन पत्रों का जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पूरी तैयारियों को आज अंतिम रूप दे दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था भी अभी से कर दी गई है और कोई लोग ना पहुँच सकें, अवांछित लोग ना पहुँचें, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो इस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया के पहले कल जो जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर हैं वो इसकी अधिसूचना जारी करेंगी और अधिसूचना जारी करते ही नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो जाएगी और नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए जो घोषणा की थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे ग्वालियर जिले में तीसरे फेज में चुनाव संपन्न होना है। इसके लिए कल 12 तारीख से सुबह 11 बजे से नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले विधिवत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके बाद 11 बजे से ये नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया 19 तारीख तक चलेगी 3 बजे तक, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी 3 बजे तक 19 तारीख को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस अवधि में 3 दिन अवकाश भी रहेगा, उसमें 13, 14 और 17 तारीख को अवकाश रहेगा। इन दिनों में नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे। 19 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के पश्चात 20 तारीख को समीक्षा की जाएगी। जो हमारे पास नॉमिनेशन आएंगे उनकी समीक्षा होगी। समीक्षा पूर्ण होने के उपरांत 22 तारीख को 3 बजे तक, अर्थात समीक्षा जिसकी पूर्ण हो चुकी है उसके पश्चात से 22 तारीख को 3 बजे तक कोई भी अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकता है। खरगोन में निमाड़ की कुलदेवी कहे जाने वाली गणगौर माता का इन दिनों त्योहार चल रहा है और लोगों ने आज इस मौके पर ढोल नगाड़े के साथ यात्रा निकाली और गणगौर माता की मूर्तियों को घर लेकर पहुंचे और गणगौर माता का प्रयाण कराया। निमाड़ का सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर त्यौहार है गणगौर, और गणगौर पर्व निमाड़ के लोग इस तरीके से मनाते हैं जैसे अपने घर में शादी हो रही है। घर बाहर से महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। हमारे साथ में एक हमारी दीदी मौजूद है। क्या नाम है आपका? कविता बरेठा। कविता जी हमारे साथ में। ये कहाँ से आई हैं आप? ये पीपल रावा से यहाँ पर आई हैं। यही बताएंगी कि ये किस प्रायोजन से आई है, गणगौर माता का त्यौहार कैसा मनाती है और किस तरीके से है। दीदी ये बताएं कि आप गणगौर माता का अपना त्यौहार मनाने आई हैं। ये यहाँ का हमारा बहुत परिवार आया है ससुराल पक्ष का, और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। 3 दिन का यहाँ महत्व रहता है, एकदम ब्याह शादी जैसा, और यहाँ बचपन से देखते आ रहे हैं तो हमको यहाँ आना अच्छा लगता है। माता जी से कभी मनोकामना आपने मांगी? करिए ना, पूरी करेंगे। पूरी होती है? हाँ, हर साल आते हैं आप यहाँ? हर साल आते हैं यहाँ। ये 3 दिन का जो कार्यक्रम रहता है, इस कार्यक्रम को कैसे मनाते हैं आप? कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, एकदम ब्याह शादी माहौल जैसा एकदम रहता है। एकदम ऐसा लगता है जैसा माता जी की शादी कर रहे हैं। तो माता जी की शादी किससे करते हैं आप? धनिया राजा से। तो ये जो धनिया राजा से माता जी की शादी होती है, आप इसमें शामिल होते हैं। तो आप लोग जब मामियारे से आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? हम तो बस ये कि माता जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। बाकी माता जी तो कुछ लेती नहीं है, बल्कि देती है वो तो। ये हमारी दीदी है जो कि बाहर से आई है, और इनका कहना यह है कि हम माता जी के वहाँ आते हैं, यहाँ पर शादी जैसा माहौल रहता है और शादी में शरीक होते हैं। और ये पूरा कार्यक्रम 3 दिन तक चलता है, और जिसके अंदर ये पूरी तरीके से खुशियाँ मनाते हैं। कई बार इन्होंने मनोकामना भी मांगी और वो भी पूरी हुई। सिंगरौली जिले से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलता एक मामला सामने आया है, जहां जिले में एक आदिवासी महिला की तबीयत खराब हो गई और समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद बीमार महिला का पति उसे अपने कंधे पर लाद कर अस्पताल लेकर पहुंचा। गनीमत रही कि महिला की हालत में अब सुधार देखने को मिल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? तबीयत खराब है, गाड़ी घोड़ा नहीं मिली कुछ? ठीक है। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी पूरे जोश और उत्साह के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इंदौर जिले के सदर बाजार में मुख्य ईदगाह पर शहर के काजी डॉक्टर इशरत अली ने नमाज अता की और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। इस मौके पर यहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम भी पहुंचे और सभी को ईद की शुभकामनाएं दी।
ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। आगर मालवा में भी ईद का उत्साह जबरदस्त देखने को मिला। एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी ने आगर मालवा की ईदगाह से ईद की खुशियों का जायजा लिया। ईद का दिन यानी खुशियों का दिन, ईद का दिन यानी मिठास का दिन, ईद का दिन यानी इनाम का दिन और ईद का दिन यानी माफ़ी मांगने और माफ़ करने का दिन। पूरे देश के साथ साथ आगर मालवा में भी ईद का ये उत्साह आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर ईदगाह में ईद की नमाज के बाद अब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसको माफ़ कर दिया जाए। और यहाँ पे पैगाम भी दिया गया, एकजुट का एकता का, वतन की खुशहाली के यहाँ पे लिए दुआ की गई है। शहर काजी साहब यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, काजी वसीउद्दीन साहब से। काजी साहब, आप बताइए किस तरह का आज पैगाम गया है ईद का? आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, 30 रोज़ों के बाद इनाम का दिन है, जिसको ईद उल फितर कहते हैं। आज इस मुबारक मौके पर हमारे इमाम साहब ने इस पूरे मुल्क की अमन चैन भाईचारे की दुआ की है और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। इस मुल्क में अमन चैन भाईचारा जिंदा रहेगा। एक खास चीज़ यहाँ से अपील की गई है मुस्लिम समाज के लोगों से, जो शादी में बैंड बाजा डीजे वगैरह जो फिजूल खर्ची होती है रोकने के लिए, क्या है उसका पूरा मकसद? ये मकसद बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये फिजूल खर्ची है। हमारा कौम गरीब कौम है, हमारी देखा एक दूसरे को भाई हमारी नहीं कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने इस बेड फिजूल खर्ची को मना फरमाया है। उस लिहाज से इमाम साहब ने अपील करी है, बराए मेहरबानी इस अपील पे सारी कौम अमल करे और अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद करता हूँ कि पूरे शहर इस पर अमल करेगा और बैंड बाजे और जितनी बुराइयाँ हैं इस्लाम के अंदर बुराई को छोड़ेगा। ईद के दिन जो है शादियों में जो फिजूल खर्ची उसके लिए रोकने के लिए अपील भी यहाँ पे मुस्लिम समाज से की गई। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर है। सर, आज किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं और बहुत ही भला लग रहा है। ये सब बंद है तो सरकार भी उसमें हमारी मदद कर रही है। बीच बीच में जो है वो जो आलिम लोग कहते हैं उसको वो लागू कर रही है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है। आपका नाम बताइए। हर साल के मुताबिक मुसलमानों की हिफाजत के लिए पुलिस का पहरा भी रहता है, नगर पालिका भी रहती है, साफ सफाई वगैरह सबकी सभी होता है। और शहर काजी के नाते होते हुए आज पाबंदी जो लगाई गई है बैंड बाजे तो ईद की कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बुजुर्ग लोगों में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर है। एक अंजुमन कमेटी के सदर भी है और एडवोकेट शमीउल्लाह कुरैशी। शमी भाई, आप बताइए किस तरह की आज खुशी है आज आपको? रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद इनाम का जो दिन है निश्चित रूप से बहुत खुशी का दिन है। आलम इस्लाम में आज खुशी का माहौल है। हम सब ईद मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और इस मुबारक मौके पर पूरे देश में शांति, भाईचारा, अमन के लिए दुआएं की गई और इंशाअल्लाह आने वाले साल में भारत और तरक्की करे, यही दुआ है।